प्यारे बच्चियों, इससे पहले मैं आप लोगों को खंड 1 पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें बजट क्या होता है और बजट क्यों बनाया जाता है, साथ ही साथ आय व्यय और बचत से हमें क्या तात्पर्य है। और उसके बाद आप लोगों को गृह गणित के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज खंड 2 का आरंभ होगा, जिसमें जो है जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण के विषय में बताया जाएगा। जल प्राप्ति का स्रोत मतलब होता है साधन, अर्थात जल प्राप्ति हमें किन किन माध्यमों से होता है उसके विषय में बताया जाएगा। साथ ही साथ इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं और जो जल हमें अशुद्ध रूप से प्राप्त होता है उस जल को हम शुद्ध किस रूप में करते हैं, इसके विषय में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि जल हमारे जीवन का अमूल्य तत्व है। बच्चियों, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य भोजन के बिना 40 दिनों तक जीवित रह सकता है, यह प्रमाणित किया जा चुका है। किंतु जल के बिना वह कम से कम 6 दिन तक भी जीवित रह सकता है। इसलिए जल का हमारे जीवन में अधिक उपयोग है। जल शारीरिक रूप से भी उपयोग में आता है तथा सामुदायिक रूप से उपयोग में आता है। कृषि कार्य के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है और हमारे शरीर में जल का 70% भाग पाया जाता है। बच्चियों, जल का स्वरूप H2O है, अर्थात हाइड्रोजन 2% है और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन 1% है और ऑक्सीजन जो है 2% होता है। बच्चियों, जल का स्वरूप 3 प्रकार से होता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है वाष्प। ठोस जल वह होता है जो बर्फ कहा जाता है। जो बर्फ रूप में हमें प्राप्त होता है वह ठोस जल होता है। जो 0 सेंटीग्रेड में तापमान पर लाया जाए तो जल ठोस के रूप में बदल जाता है और वायुमंडल की ऊष्मा के कारण पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव जो होता है, द्रव जल की पहली जो है अवस्था है। द्रव हम जल के रूप में प्राप्त करते हैं। यह 1 ग्राम जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ में परिवर्तित होने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा को निष्कासित करता है और जल द्रव के रूप में ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है। हम जल को बर्फ के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, अतः उसे हम जल के रूप में परिवर्तित करते हैं, तब उसका हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है वाष्प। वाष्प जो है 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 5336 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। जल का वाष्प रूप काफ़ी महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है। उदाहरण जैसे प्रेशर कुकर में हम भोजन बनाते हैं तो वाष्प से वह भोजन जो है जल्दी पक जाता है, जिसमें भोजन काफ़ी शीघ्रता से पकता है। और इसका प्रमुख कारण है कि वाष्प का दबाव पड़ता है। जब चारों तरफ से उसके रबड़ के छल्ले की वजह से चारों ओर से भाप का दबाव पड़ता है तो भोजन शीघ्रता से पकता है। और रेल का इंजन वाष्प दबाव के कारण ही चलाया जाता है। तो यह हमारा जल का स्वरूप था, ठोस, द्रव और वाष्प। हम ठोस रूप में प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसे द्रव रूप में परिवर्तित करते हैं, पुनः उसे वाष्प रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। मानव शरीर में जल का अंश। मानव शरीर में जल का क्या अंश होता है और मानव शरीर के लिए जल क्या क्या कार्य करता है, यह मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्रत्येक खाद्य पदार्थ की कुछ ऐसी मात्राएं होती हैं जिसमें उपयोग केवल पीने एवं भोजन बनाने एक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग हम दूसरी तरह से भी करते हैं। हमारे शरीर में जल का अंश अगर रूप से वर्णन किया जा रहा है कि रक्त में 80% जल पाया जाता है और वृक्क में 83% पाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों, मस्तिष्क में 75% होता है और यकृत में 75% होता है। साथ ही साथ मांसपेशियों में 75% और अस्थि में भी 30% जल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से बच्चियों, हमारे शरीर में जल की मात्रा जो है 70% मानी जाती है। हमारे शरीर में 3/4 भाग जल है और यह जल के द्वारा ही हमारे शरीर का निर्माण होता है और जल हमारे शरीर के लिए अधिक उपयुक्त है। जल की सहायता से शरीर की जो
पाचन क्रिया होती है वह शीघ्रता से पचता है और हमारे शरीर में विभिन्न पाचक रसों का निर्माण पचे हुए तत्वों का अवशोषण जल ही करता है। शरीर में उत्पन्न विकारों को पसीने एवं मूत्र के रूप में बाहर निष्कासित करता है। जो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है वह जल पसीने और मूत्र के माध्यम से वह हमारे शरीर से बाहर निकलता है। साथ ही साथ पसीने के रूप में शरीर की गंदगी नहीं बल्कि शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है, जिससे शरीर का तापक्रम समान रहता है। वह हमारे शरीर के तापक्रम को बढ़ने नहीं देता है। रक्त को तरल बनाकर शरीर को परिभ्रमण के योग्य बनाता है। जब रक्त को शुद्ध करता है जल तो वह हमारा शरीर जो है सही रूप से कार्य करता है। शरीर के सभी अंग जो है अपने स्थान पर सही कार्य करते हैं। दैनिक कार्यों का जल की उपयोगिता, यह था जल की उपयोगिता में हमारे शरीर के लिए जल का कितना महत्व है। अब इसके बाद जल हमारे दैनिक कार्यों में जल का क्या महत्व है, तो दैनिक कार्यों के लिए भी जल निम्न रूप से कार्य करता है। जैसे हम सर्वप्रथम जल को पीते हैं, पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भोजन बनाते हैं, वस्त्रों को साफ करते हैं, साथ ही साथ बर्तन को धुलते हैं, स्नान करते हैं, शौचालय आदि का जल के बिना धोना असंभव है। पेड़ पौधों को भी जल से सींचा जाता है। जल के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और तीसरा है बच्चों जल का कार्य होता है सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता। पहला हमारे शारीरिक कार्य से संबंधित जल की उपयोगिता होता है, दूसरा है दैनिक कार्यों के लिए जल की उपयोगिता, और तीसरा है कि सामुदायिक अर्थात समाज से संबंधित जल की उपयोगिता क्या होती है। तो समाज में बच्चों खेत खलिहान बाग बगीचों की सिंचाई की जाती है जल के माध्यम से, तथा नदी तालाब कुएं और समुद्र में भी जल पाया जाता है। यह भी हमारे लिए उपयुक्त होते हैं। और अग्नि बुझाने के लिए भी हम जल का प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक स्थानों नालियों की स्वच्छता के लिए जल आवश्यक होता है। विभिन्न उद्योगों में जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आजकल जल द्वारा हम विशाल पैमाने पर विद्युत शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं, तथा मछली पालन भी जल के माध्यम से ही हम करते हैं। बड़े बड़े कारखानों एवं रेलें जल के माध्यम से चलाई जाती हैं। यह जीवन में सुविधापूर्ण सुख में बना रही है जल हमें। इस प्रकार जल मानव की विभिन्न आवश्यकताओं में सहायक होकर उसके जीवन को सरल बनाता है तथा उसका अस्तित्व बनाए रखने में जल हमारा महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब है जल का संगठन, अर्थात जल का निर्माण किन आधार पर किया गया है, किन किन रूपों से जल का निर्माण है। इसका एक जल एक रासायनिक यौगिक है। इसका एक सूत्र है जिसका जो है H2O, अर्थात 2 भाग इसमें हाइड्रोजन गैस है और H2 तथा 1 भाग ऑक्सीजन गैस HO के मिलने से होता है। अर्थात H2 का मतलब होता है 2 भाग ऑक्सीजन, 2 भाग जो है हाइड्रोजन होता है, और O का मतलब है 1 भाग ऑक्सीजन। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O उत्पन्न होता है, जो जल का रासायनिक सूत्र है। बच्चियों, अब है जल प्राप्ति के स्रोत। जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, अर्थात कौन कौन से साधन हैं जिससे हमें जल प्राप्त होता है। तो जहाँ तक आप लोग भी जानती हैं कि जल प्राप्ति का प्रथम स्रोत है वर्षा, उसके बाद है समुद्र, उसके बाद नदियाँ हैं, और उसके बाद कुएँ तालाब हैं। इसके माध्यम से झील है, और झीलों के साथ साथ तालाब है, और इसके माध्यम से हम जल की प्राप्ति करते हैं। तो वर्षा का जल हमें प्राप्त जब होता है तो जब वह आकाश से पृथ्वी तक पहुंचता है उस समय तक शुद्ध रहता है, लेकिन जो वह पृथ्वी और आकाश के बीच तक आता है अनेक प्रकार के गैसों से वह समावेश होकर पृथ्वी पर आता है और वह अशुद्ध हो जाता है। तो इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि इस अशुद्ध जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। लेकिन यह वर्षा का जल हम प्राप्त करते हैं जब बारिश होता है, तो उसके बाद वर्षा का जल नदियों में जाता है, और नदियों में हम नदियों के माध्यम से जल प्राप्त करते हैं और उसे शुद्ध करके उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ नदी का जल जब समुद्र में जाता है पहाड़ों के माध्यम से, तो हम समुद्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जल का प्राप्ति होता है। झील 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, कुछ ऐसी झीलें होती हैं जिसका हम निर्माण स्वयं करते हैं, और
पहाड़ियों में उनकी निचली भूमि में होती है और यह वहाँ चौथी ओर बांध बनाया जाता है और उसमें वर्षा के जल को एकत्रित करके झील का निर्माण किया जाता है। और दूसरा है प्राकृतिक, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है। यह जो है निचली भूमि में होती है और वर्षा काल में पानी भर जाने के कारण उसमें पहाड़ियों से जल जो है भर जाता है और वर्षा का जल तथा वह क्षेत्र भी साफ हो जाता है और इस जल को हम प्रयोग में लाते हैं। बच्चों, इसके बाद है तालाब। तालाब में हम झीलों के भांति वर्षा की जल जब एकत्रित होता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम कुएं को खोदना कठिन होने के कारण तालाब का व्यवस्था करते हैं। पथरीली ज़मीनों में हम तालाब की खुदाई करके वहाँ पे जल की प्राप्ति करने का माध्यम उत्पन्न करते हैं। जल तालाब के माध्यम से जब हमें प्राप्त होता है तो इसकी पानी जो है पीने व खाने पकाने योग्य नहीं होता, अतः इसको शुद्ध करने के लिए हम कई प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार से जल शुद्ध हो जाए। तो गांव के लोग इसमें स्नान करते हैं, इसलिए यह अशुद्ध हो जाता है। इसमें वस्त्र धोते हैं, पशुओं को भी नहलाते हैं, साथ ही साथ गांव का गंदा पानी तालाबों में बहा दिया जाता है। निकट के पेड़ पौधों की पत्तियां इसमें गिरती हैं और पानी में मच्छर आदि पैदा होने के कारण जो है तालाब का जल अशुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ बच्चियों, स्रोत एवं झरने, झीलों के साथ साथ कुछ झरने हमें प्राप्त होते हैं जिससे जल प्राप्ति होता है। और झरने हमें पहाड़ी इलाकों में प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली अप्रवेशक चट्टानें जल को पृथ्वी के और अंदर नहीं जाने देती। जब चट्टानों के ऊपर जल बहुत अधिक एकत्रित हो जाता है तो वह ऊपरी भूमि को कोमल पाता है और उसमें से फूट कर यह झरने के रूप में बहने लगता है। बच्चों, इसमें धरातल का जल होता है। पृथ्वी के अंदर पहली सतह से फूटने वाले स्रोत धरातल स्रोत कहलाते हैं। ये स्रोत पृथ्वी की बहुत कम गहराई में प्राप्त होते हैं। स्रोत बरसाती होने के कारण बरसात के बाद सूख जाते हैं। यह धरातल के जल जो है जब अधिक बरसात होता है तो उसमें से पृथ्वी से फूटने लगते हैं और जब बरसात समाप्त होता है तो यह धरातल के जल जो है अपने आप सूख जाते हैं। इसके बाद है कुएं एवं नल। हम कुओं की खुदाई करते हैं, नलों की स्थापना करते हैं खुदाई करके, तो इनके माध्यम से गाँव में हम जल की प्राप्ति करते हैं। यह भी जल कुछ मायने में शुद्ध नहीं होता और इसे हम किस प्रकार से शुद्ध करते हैं यह आपको अगले हेडिंग में बताया जाएगा। तो जल शुद्ध और अशुद्ध दो तरह से होते हैं। शुद्ध जल जो होता है वह हमें उसके कई विशेषताएं होती हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसमें कोई गंध नहीं होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता है। जल मानव मल मूत्र या पशुओं द्वारा दूषित नहीं किया गया हो, जल क्षारीय हो तथा प्राकृतिक हो, उनमें अम्ल नहीं होना चाहिए तथा उसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। रासायनिक पदार्थों का अधिक सीमा में होना स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो जो जल रासायनिक पदार्थों से विमुक्त हो वह जो है जल हमारे लिए शुद्ध होता है, वह हमारे पीने योग्य होता है। शुद्ध जल स्वच्छ तथा पारदर्शी होता है या चमकीला होता है। अशुद्ध जल वह होता है जिसमें जो है गंदगी या रासायनिक पदार्थ विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ इसमें शीघ्र ही घुल जाता है। जब जल पृथ्वी पर आता है तो उसमें अनेकों प्रकार की गंदगियाँ, खरपतवार, पेड़ पौधे के पत्ते तथा रासायनिक पदार्थ मिलने के कारण वह जल प्रदूषित हो जाता है और वह उसका सेवन करने से हमें अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे पेट संबंधी रोग होता है, हैजा, भूख न लगना, पेचिस, टाइफाइड, पेट दर्द और जी मिचलाना आदि। इन अशुद्ध जल का सेवन करने से हमें इन प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो बच्चों, जो जल अशुद्ध हो जाता है हम उसमें किन प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? कुछ होती है घुलने वाली और कुछ होता है तैरने वाला। तो घुलने वाले में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, वनस्पति तथा पशुओं के घुलित पदार्थ होते हैं और ठोस पदार्थ में अकार्बनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रोजन, सीसा, सखिया आदि होते हैं। साथ ही बच्चों, तैरने वाले में है पशुओं, वनस्पति के कण
रोगों के अर्थ और अकार्बनिक में लोहा, मिट्टी, कीचड़ आदि। तो बच्चियों, यह हमारा हुआ कि जल प्राप्ति किन किन साधनों के माध्यम से होता है और जल से हमारा जीवन में क्या महत्व है तथा जल की शुद्धि और अशुद्धि से क्या महत्व होता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जल की अशुद्धियाँ और इसको हम किस प्रकार से शुद्ध